फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। बहुत सारे टैक्स पेयर और प्रोफेशनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे पर्संस को कुछ ना कुछ डाउट्स आता रहता है। इसी तरह से हमारे एक सब्सक्राइबर्स का डाउट आया कि सर अगर वसीयत में कोई प्रॉपर्टी मिली है, इनहेरिटेंस अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी को अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर इसको सेल किया है तो इस पर किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होगा और इस पर अगर हम कोई टैक्स सेविंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि वसीयत पर अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली है और उसको अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेल किया है तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से होगा और उस पर आप टैक्स सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम सर एक पर्सन है और उसके पापा यानी कि उनके फादर ने एक प्लॉट परचेज किया था 1998 में। कब परचेज किया था सर? 1998 में उनके पापा ने एक प्लॉट परचेज किया था और उस प्लॉट की कीमत अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय से सर उनके प्लॉट की कीमत, यहां पर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो उनके प्लॉट की कीमत थी सर उस समय 15 लाख रुपए। कितने में सर परचेज किया था? फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी थी सर उस समय 10 लाख रुपीज की, यानी कि उनके पिताजी ने 1998 में 10 लाख रुपीज में यह प्रॉपर्टी परचेज की थी। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल्स किया सर 15 सितंबर 2025। कब सेल किया सर? 15 सितंबर 2025। अब सर यहां पर यह प्रॉपर्टी किसने सेल की? मिस्टर राम ने सेल की। कब सेल की सर? 15 सितंबर 2025 को। अब सर इस पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। कैपिटल गेन का मतलब सर होता है कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप सेल करते हैं, चाहे वो आपने खुद ने परचेज की है या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा या फिर आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वसीयत में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली है, वो प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। लैंड एंड बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी 24 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड की है तो वो प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी मानी जाती है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स पर अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं तो उसको हम LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। सर इस केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब सर इस केसेस में अगर हमने बात करें कि सर ये प्रॉपर्टी मिस्टर राम के पास में आई थी फॉर एग्जांपल 23 में। कब आई थी? मिस्टर राम के वसीयत में आई थी 23 में, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी सर परचेज कब की थी? वसीयत के केसेस में आपके पास में कब आई थी ये नहीं देखा जाएगा, आपके पास में आपके पिताजी ने या जिसने भी परचेज की थी वो कब की थी, यानी कि उस समय उसकी रजिस्ट्री की डेट क्या थी, वो यहां पर कवर होगा। तो ये प्रॉपर्टी सर परचेज की थी 1998 में और सेल की 2025 में, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के बाद में। 27 ईयर्स के बाद में अगर ये प्रॉपर्टी सेल की, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सर आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हो गई। अब इस लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को अगर हम सेल करने पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। अब सर एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करके सेल्स करते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी आपके पास में आई लेकिन आपने उसकी कोई कॉस्ट परचेज नहीं की, यानी कि कॉस्ट पे नहीं किया। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए हमको अल्टीमेटली कॉस्ट पे करनी होती है, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर्टी आपकी वसीयत में आई है। वसीयत में आई है इसका मतलब यहां पर आपने उसकी कोई कॉस्ट परचेज यानी कि पे नहीं की है। तो यहां पर सर जब भी हम कोई भी प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस परचेज, यानी कि आपने जितने में सेल्स किया और कितने में परचेज किया था वो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट निकलता है। ये आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझते हैं। यहां पर सेल्स वैल्यू तो सर आपकी आ जाएगी जब आपने प्रॉपर्टी सेल की थी, लेकिन परचेज कॉस्ट कौन सी मानी जाएगी? सर परचेज कॉस्ट मानी जाएगी जहां पर आपने फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी सर आपने 1998 में परचेज की थी। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि 2021 से पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको जब आप एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट जब आप निकालोगे तब आपको 2001 की फेयर वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, यानी कि ये वैल्यू 2001 में उस प्रॉपर्टी की कितनी थी। तो ये 1998 की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंसीडर नहीं करके 2001 की फेयर वैल्यू को हमको कंसीडर करना होगा। क्लियर होगा? अब सर बात समझते हैं कि प्रॉपर्टी सर हमने परचेज की थी
5 जून 1998 में और सेल की हमने 15 सितंबर 2025 को। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस समय 15 लाख थी और प्रॉपर्टी हमने परचेस की थी फॉर एग्जांपल 10 लाख की। एग्जांपल मान के चलते हैं कि 10 लाख की परचेस की थी। अब ये प्रॉपर्टी सर हमने सेल की 1 करोड़ 30 लाख रुपीस की। कितने की 1 करोड़ 30 लाख रुपीस की। और एज ऑन 2021 उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो थी सर 26 लाख रुपए, यानी कि 26 लाख रुपीस। तो सर ऐसे केसेस में एक्विजिशन कॉस्ट किसको माना जाएगा? क्या सर ये 10 लाख रुपए जब हमने परचेस की थी वो मानी जाएगी या फिर फेयर वैल्यू मानी जाएगी? तो यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपके 2000 के पहले की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपको 2001 के हिसाब से जो भी आपकी फेयर वैल्यू होगी वो आपकी यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट मानी जाएगी। तो इस केसेस में आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी होगी सर? 26 लाख रुपीस। आई होप यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया कि वसीयत के केसेस में एक्विजिशन कॉस्ट आपको कौन सी लेनी है। अब सर हम कवर करते हैं इस पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। अब सर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास में दो मेथड्स हैं। एक मेथड्स होता है कि सर विदाउट इंडेक्शन और दूसरा होता है विद इंडेक्शन। अगर हम बात करते हैं इंडेक्शन की तो लैंड एंड बिल्डिंग पर अभी भी इंडेक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आप इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से ही आप रिटर्न फाइल करोगे। आपको रिटर्न फाइल तो विदाउट इंडेक्शन के हिसाब से ही फाइल करना है, लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब आपको यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट इंडेक्शन की। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो 7 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की है और उसको अगर आप इस बार सेल कर रहे हो तो आपके पास में टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड्स होंगे। एक होगा विदाउट इंडेक्शन और एक होगा विद इंडेक्शन। इंडेक्शन का मतलब होता है कि सर जो प्रॉपर्टी मैंने जिस साल में परचेस की थी वही प्रॉपर्टी अगर मैं आज परचेस करता हूं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो प्रॉपर्टी कितने की होगी, दैट्स कॉल्ड इंडेक्शन कॉस्ट। जो प्रॉपर्टी मैंने फॉर एग्जांपल 2001 के अंदर परचेस की थी 26 लाख की, वो प्रॉपर्टी अगर मैं आज की डेट में परचेस करता हूं तो ऐसे केसेस में सर वो प्रॉपर्टी मुझे कितने में पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड इंडेक्शन कॉस्ट। आज की रेट जिस ईयर में मैं सेल कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा सर विदाउट इंडेक्शन। विदाउट इंडेक्शन में हमारे यहां पर सर स्टैंप वैल्यू ड्यूटी अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। एक्चुअल सेल की बात करेंगे। एक्चुअल सेल सर हमारे पास में कितना है 1 करोड़ 30 लाख रुपीस। तो दोनों के केसेस में आपका 1 करोड़ 30 लाख रुपीस ही होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। और यहां पर भी सर आपका होगा 1 करोड़ 30 लाख रुपीस। ये तो आगे सर आपकी एक्विजिशन सेल कंसीडरेशन। फुल वैल्यू कंसीडरेशन आपकी सर यही रहेगी, जो आपकी सेल्स कंसीडरेशन है वही आपकी एक्विजिशन यानी कि फुल कंसीडरेशन होने वाला है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अब सर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आप कुछ ब्रोकरेज पे करते हो या कुछ और अदर एक्सपेंसेस करते हो तो वो आपको माइनस करने के लिए मिलता है, यानी कि उसका डिडक्शंस आप ले सकते हो। तो इस केसेस में क्या करा है सर, उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस पे किया हुआ है। वो ब्रोकरेज चार्जेस उन्होंने पे किया है सर 2,60,000 रुपीज। तो यहां पर हम मान के चले हैं कि सर 2,60,000 रुपये उन्होंने क्या पे किया हुआ है, ब्रोकरेज चार्जेस पे किया हुआ है। तो 2,60,000 रुपीज हम क्या करेंगे सर, यहां पे माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं सर इंडेक्शन। विदाउट इंडेक्शन और विद इंडेक्शन में क्या फर्क है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडेक्शन कॉस्ट यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट। सर ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कौन से फाइनेंशियल ईयर 2001 की बात कर रहा है। 2001 पर आपका जो रेट था, फेयर वैल्यू कितनी थी 26 लाख की। ये वाली वैल्यू आपकी 10 लाख की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, आपको 26 लाख की वैल्यू 2001 पर आपकी जो भी फेयर वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की वो आपको लेनी है। तो सर यहां पर मैंने ले लिया 26,000 यानी कि 26 लाख रुपीस। अब सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो हमारी बेस ईयर था वो था सर आपका इंडेक्शन कॉस्ट थी आपकी 2001 की 100 रुपीज और ट्रांसफर ईयर 2025 में वो कॉस्ट आपकी बन गई 376 रुपीज, यानी कि इतनी महंगाई बढ़ गई। जो प्रॉपर्टी आपको 2001 में 100 रुपए में मिल रही थी वो प्रॉपर्टी आज की डेट में 376 रुपए में मिल रही है। इसका बात इतना मतलब ये समझते हो आप। चलो अब इसका हम क्या करेंगे सर, इंडेक्शन कॉस्ट यानी कि 26 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसकी आज की रेट निकालते हैं। आज की रेट का मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर की रेट निकालते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से।
तो हम क्या करेंगे सर, इक्वल करेंगे। इक्वल किससे करेंगे सर, आपकी 26 लाख से मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर, जो जिस ईयर में आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसका इंडक्शन कॉस्ट कितना है, तो उसका है सर 376 डिवाइडेड बाय जिस ईयर हमने प्रॉपर्टी ली थी, यानी कि प्रॉपर्टी तो हमने 1998 में ली है, लेकिन यहां पर आपको 2001 की रेट लेनी है, तो 2001 में आपका रेट कितना था सर, 100 रुपीज। तो अब आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, ये आ गई सर आपकी 97,76,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई। यहां पर आपको सर 26 लाख की कॉस्ट आ गई, यहां पर आपको 1977 यानी कि 97,76,000 की कॉस्ट आ गई। दोनों के हिसाब से अगर हम यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो सर यहां पर आपको 1,40,00,000 1,40,00,000 की आ गई, और यहां पर आपको प्रॉफिट आया सर 29,64,000। इस पर अगर हम कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर आ रहा है सर 12,68,500, और यहां पर आपको आता है सर 5,92,800। अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बोला कि सर हमको जो इंडक्शन बेनिफिट वाला है ना, वो हमारे लिए इजी है, यानी कि हमारे लिए सही है, क्योंकि यहां पर हमको सर कम टैक्स पे करने का आ रहा है, 5,92,800 का टैक्स पे करने का आ रहा है, और यहां पर तो सर 12,68,500 का टैक्स पे करने का आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, कोई बात नहीं, अगर आपको विथ इंडक्शन वाला अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो हम आपको वो वाला ऑफर दे देंगे, हम उसमें आपके से कोई कटौती नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम शो करोगे तब आप 1,01,40,000 यानी कि 1,14,00,000 वाली इनकम आप यहां पर शो करोगे। अब सर बात ध्यान से समझना, आखिर में इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं 29,64,000 की इनकम अगर शो करता हूं तो वहां पर मेरा सरचार्ज वाला जो केसेस होता है ना, 50 लाख रुपए से ऊपर 10% वाला सरचार्ज, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपका सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू होगी, तो यहां पर तो ज्यादा रेट हो जाएगा। तो सर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको टैक्स का बेनिफिट दे देंगे। कितना देंगे, आपको कितना बन रहा है सर, 5,92,800 रुपए का टैक्स हमारे इंडक्शन बेनिफिट के हिसाब से बन रहा है, और यहां पर कितना बन रहा है सर, 12,68,000। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देते हैं सर, 12,68,500 माइनस 5,92,800, तो सर डिफरेंस है 6,74,700। गवर्नमेंट बोल रही है एक काम करो भाई साहब, कोई बात नहीं, देखो आपका टैक्स कम आ रहा है ना, हम आपके लिए रेडी है, 6,68,700 रुपए का हम आपको एक काम करते हैं बेनिफिट दे देते हैं, और ये बेनिफिट आपको सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में आपको मिलता है, और यहां पर आपको 6,74,700 रुपीज का क्या मिल जाता है सर, डिडक्शन मिल जाता है, और इसके हिसाब से आपको टैक्स पेबल कितना आता है, 5,92,800 5,92,800। तो इस तरह से अगर आप कोई भी वसीयत वाली प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल कर रहे हो और आपको वसीयत में मिली है, या फिर अगर आपको कोई गिफ्ट में मिली है, और वो गिफ्ट वाली प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल करते हो, तो वहां पर आपको कैपिटल गेन का टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, विद इंडक्शन विदाउट इंडक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जिसने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की थी, उनके लिए इंडक्शन बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है, लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे होगा। सर मेरी इनकम कितनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, क्या 29,64,000 होगी या 1,14,00,000 होगी, सर 1,14,00,000 होगी। कितने होगी, 1,14,00,000 ही है ना, इस पर 11,40,000, हाँ 1,40,000 है, यानी कि 1,01,40,000 है। 1,01,40,000 आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो इनकम आपको दिखेगी, और उस पर अब आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। हालांकि ये टैक्स आपको इतना लगेगा, लेकिन वहां पर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। आई होप कि यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। ये था सर कि अगर वसीयत पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेस की, उसको अगर आप सेल कर रहे हो, तो उस पर आप टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हो और आप प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, टैली प्राइम, पेरोल, ये सब कुछ प्रैक्टिकली तरीके से स्टेप बाय स्टेप आराम से सीखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर आपको टोटल 9th मॉड्यूल कवर होते हैं, और सभी मॉड्यूल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। एक ही छत के नीचे आपको सभी कोर्सेज इसी कॉम्बो कोर्स में मिल जाते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप उसको जरूर चेकआउट करें, और इस कोर्स के बारे में आप इंक्वायरी करें, और हो सके तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज करें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि सर हम आपके पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या हम जो भी पढ़ाते हैं, क्या मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं वो आपको इजीली समझ में आता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ऐसे अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करना, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता है और इसी रिश्ते को हम कायम रखना चाहते हैं। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंस कोर्स। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KSR Academy यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। जय हिंद।